हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 31। यदि आप लोग इससे पहले का पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका और आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला। यदि आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, यदि कोई वस्तु राइट में है तो वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। यदि वो लेफ्ट में है तो वो राइट में चला जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब का यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें सिर्फ क्या चेंजिंग होगा, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट और लेफ्ट है तो राइट, बस चेंजिंग राइट लेफ्ट का फर्क है। ऊपर है तो ऊपर रहेगा, नीचे है तो नीचे रहेगा। अब ये जैसे ये फूल बना हुआ है, ये हमारे ऊपर की ओर है, कलर की बात ये ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी नहीं आएगा। तो ये नीचे है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये हमारे राइट साइड में है तो ये पलट कर इधर आ जाएगा, तो ये दोनों ठीक है। अभी ये देखिए कलर की ओर ऊपर है तो ऊपर ही होना चाहिए, तो ये ऊपर सादा हो गया इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा। तो बॉक्स नंबर बी मेरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुनना। अब ये है जल प्रतिबिंब में, अभी इससे पहले मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब बताया, अब ये है जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है कि ऊपर वाली वस्तु नीचे आ जाती है और नीचे वाली वस्तु ऊपर चली जाती है। इसमें ऊपर और नीचे चेंजिंग होता है, जो राइट में होता है वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा। इसमें चेंजिंग सिर्फ ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम चेंजिंग होता है। तब इसका देखिए ये हमारा जल प्रतिबिंब निकालना है। तो ये जो दो गिलास नीचे में है तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को दोनों ये गिलास ऊपर होना चाहिए, तो ये ठीक है। ये नीचे है गलत है, ये दाएं बाएं हो गया गलत है, ये भी दाएं बाएं ये गलत है। तो ये बॉक्स नंबर ए मेरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दर्पण में राइट और लेफ्ट होता है, जल में ऊपर और नीचे होता है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको इसमें त्रिभुज काउंटिंग करना है। यदि कोई भी इस तरह से त्रिभुज है, यदि इसको हम दो भाग में बांटेंगे तो टोटल आपको 3 त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 1 2 एक बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा त्रिभुज को अगर हम दो भाग में बांटेंगे तो कितना बनेगा, टोटल 3 बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये दिया हुआ, तो इसमें 3 हो जाएगा, फिर इसमें 3 हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद देखिए अब हमारा कितना बचा हुआ, टोटल मेरे पास 6 हो गया, ये वाले 3 और ये वाले 3, 6 हो गया। 6 के बाद ये हमारा 7 8 9 10, एक ये वाले 11 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया मेरे पास, अभी मेरे पास 11 त्रिभुज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट देखिए जो बड़ा वाला पार्ट है तो इसमें भी कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 11 फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 11 3 कितना हो गया, 14। यानी अभी मेरे पास 14 त्रिभुज हो चुका है। अब हम इसमें और कहाँ गिनेंगे, अब देखिए ये वाले एक सर्किल बना हुआ, तो 14 1 15 15 हो गया। 15 फिर यहाँ से गिनेंगे तो 15 1 16 हो गया। मेरे पास 16 अभी हो चुका है टोटल मेरे पास 16 सर्किल आ चुका है। अब आओ देखते हैं कहीं पर है कि नहीं है, और कोई ऐसा सर्किल है, त्रिभुज। तो इसमें तो आप मुझे कोई भी त्रिभुज नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। आपको इसमें त्रिभुज गिनना है।
तो पहले गिनिए 1 2 3 4 5, ये 6, टोटल मेरे पास कितना हो गया 6 हो गया। एक बड़ा सा सर्किल है तो 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं बढ़ता हूं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी में प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक सेकेंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगा। तो 7:30 बजे से लेकर कितना है 12 बजे तक, तो टोटल आपको इसमें कितना समय आ जा रहा है 7:30 से 12 अगर काउंटिंग किया जाए तो अगर 8 में 4 जोड़ दिया जाए तो 4 घंटा ऐसे हो जाएगा और फिर 30 मिनट और, यानी टोटल 4.5 घंटा हमको लगने वाला है। टोटल हमको कितना है 4.5 घंटा। टाइमिंग हमारा इतना हो गया कि हमको 4.5 घंटा लगेगा। तो पूछ रहा है कि सेकेंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी, तो ये हमारा है। तो सेकेंड की सुई जो होता है वो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो एक बार अगर सेकेंड वाला सुई पूरा घूम जाएगा तो हमारा 1 मिनट हो जाएगा, यानी 1 मिनट में वो 60 लगा देंगे 60 सेकेंड हो जाता है। तो 1 मिनट में वो पूरा घूम जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास 4 है। तो पूछ रहा है कि सेकेंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो हमारा 4.5 घंटा है, 4.5 घंटा हमारा ये है। तो इसको हम बदल लेते हैं किस में, इसको हम बदल लेते हैं मिनट में। तो 4 घंटा को हम 60 से गुना करेंगे, अब प्लस 30 मिनट ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम गुना करेंगे 6 चौके 24 अब प्लस 30, इसको हम जोड़ देंगे तो 270 मिनट हो जाएगा, 270 मिनट। और तुमको पता है कि 1 मिनट में घूमता है, ठीक है, यानी तो 270 मिनट में 270 बार घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 4:15 PM बजे और 5 PM बजे के बीच की समान घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी, ये आपको बताना है। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m, ठीक है। यहाँ पर आपको समकोण यानी 90 डिग्री, यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है बराबर 30 गुणे यहाँ पे आवर का मतलब ये 4 जो लगा हुआ ना ये 4 माइनस 11/2m। उसके बाद 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 इसमें आगे घटा देंगे तो ये आपको हो जाएगा 30 बराबर 11/2m। गुना करेंगे 30 दूनी 60 बटा में 11 हो जाएगा, 60 बटा 11। तो इसको अगर भाग देंगे तो 5 बटा 11, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 5 बटा 11 नहीं दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो यहाँ पर माइनस किए हैं तो माइनस करने में तो आपको आंसर नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, ये 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा और ये 90 को हम जोड़ देंगे 0 9 2 11 1 1 2 यानी 210 आ जा रहा है। तो 210 बराबर हमारा इधर है 11/2m। इसको गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा और डिवाइड बाई 11। अब इसको भाग देंगे 420 में हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे तो 11 तिहाई 33, फिर 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 8 88, यानी कहने का मतलब है 38.11 ये 2 हो जाएगा। ये जिसमें लगा होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4:38 ये इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज वाला दिया जाएगा तो इसमें 2 कंडीशन होता है, एक बार प्लस करके चेक करते हैं और एक बार माइनस। तो मैंने पहले माइनस किया तो माइनस करने पर ऑप्शन में नहीं था तो फिर मैंने प्लस वाला ऐड किया, ठीक है। समकोण में हमेशा 2 बार होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। इनमें से जो आपको आंसर मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है।
तो इसमें आपको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करना है। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, वो तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को ये बताता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट है सभी। तो सभी वाले क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाता है, तो ये सभी हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ कुछ वाले। कुछ कुछ नहीं होता, जैसे कुछ आम खट्टे हैं, कुछ आम मीठे हैं, कुछ बगुला काला है, कुछ कौवा तोता है। तो कुछ वाले में क्या होता है कि 2 सर्किल होंगे जो दोनों सर्किल एक दूसरे को थोड़ा चैन की तरह काट देंगे। तो ये हमारा कुछ कुछ वाला हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई नहीं। कोई नहीं में जितना भी सर्किल हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था वेन डायग्राम के। सभी वाले में एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर। कुछ वाले का कॉन्सेप्ट होता है कि 2-3 सर्किल हो जो एक दूसरे को चैन की तरह काट दे। कोई नहीं का कॉन्सेप्ट होता है चाहे सर्किल 3 हो, 4 हो, 2 हो, कोई किसी से टच में नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ, सभी सॉल्व कालीन। सभी का मतलब एक छोटा सा एक बड़ा सा होगा। तो इसमें बोला है कि सभी सॉल्व कालीन है, यानी सॉल्व छोटा है और कालीन बड़ा हो जाएगा। आगे लिखा है कोई कालीन शर्ट नहीं है। अब यहाँ पर ही अलग हो जाएगा क्योंकि शर्ट यहाँ अलग हो जाएगा, एच कर देते हैं शर्ट। कोई नहीं में हमेशा अलग होता है। अब ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखा हुआ है कोई शर्ट कालीन नहीं है। कोई शर्ट कालीन नहीं है, बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों अलग है। आगे दिया हुआ है कोई शॉल शर्ट नहीं है। शॉल भी शर्ट नहीं है क्योंकि ये भी दोनों दूर है। इसका मतलब है कि दोनों निष्कर्ष मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वेन डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको वही वेन डायग्राम के माध्यम से बनाना है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए। यदि आपका आंसर आता है तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नए होंगे मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें क्या लिखा है, कुछ कस्बे। कुछ का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल एक दूसरा सर्किल को काट देगा। तो ये कस्बा हो जाएगा और ये मेरा शहर हो गया। आगे बोला है सभी शहर घर है। तो शहर जो है वो घर, इसका मतलब है कि घर हमारा बड़ा हो जाएगा और शहर छोटा हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं निष्कर्ष। लिखा है कि कुछ कस्बे घर है। तो ये देखिए घर है और ये कस्बा है जो दोनों को एक दूसरे को काट रहा है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। कुछ घर शहर है, ये घर है और ये शहर है। तो कुछ घर शहर यह भी होगा क्योंकि बड़े वाले पार्ट छोटा में कुछ ही अट सकता है। तो ये मेरा सही है। तो दोनों निष्कर्ष मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। इस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। फोटोग्राफी, समय, इतिहास, रंगमंच। ये आपको बताना है संबंध वेन डायग्राम के माध्यम से। जैसे ये फोटोग्राफी है, समय है, इतिहास है, रंगमंच है। फोटोग्राफी का संबंध समय से नहीं है, ना तो इतिहास है ना तो रंगमंच नहीं। यहाँ पर चारों के चारों क्या है, अलग है। सभी के सभी क्या है, अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। शब्द, वाक्य, वर्णमाला, अनुच्छेद। अब जैसे कहने का मतलब है इसमें सभी के सभी एक दूसरे से रिलेट है। जितना भी शब्द है, अगर हम यदि हम शब्द को मिला दें तो वो हमारा वाक्य बन जाएगा। यदि हम वाक्य को मिला दें तो वो मेरा वर्णमाला बन जाएगा। वर्णमाला को मिला दें तो ये हमारा अनुच्छेद बन जाएगा। तो यहाँ पर ही सभी हो जाएगा, यानी मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11।
एक घड़ी 4:30 बजे का समय दर्शाती है। यदि मिनट वाली सुई पूरब की ओर इंगित करती हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें ये मेरा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। अब इसके बीच वाले होता है तो ये उत्तर और पूरब के बीच में तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा। ये उत्तर और पश्चिम के बीच में तो ये उत्तर पश्चिम, और ये वाले पश्चिम और दक्षिण के बीच में तो ये पश्चिम और दक्षिण हो गया, और ये दक्षिण और पूरब हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो उत्तर के बाएं साइड हमेशा, लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, पश्चिम, और उत्तर के दाएं साइड हमेशा पूरब होता है। याद रखिएगा, उत्तर के बाएं साइड हमेशा पश्चिम होगा और दाएं साइड क्या होता है, पूरब होता है। तो अब इसमें क्या लिखा है, 4:30 बज गया है, तो इसको पहले मैं 4:30 बजा देता हूँ, ठीक है। इसको हम 4:30 बजा दें तो ये मेरा 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया। तो इसमें हमको 4:30 बजाना है, ठीक है। तो ये 4:30 का मतलब ये मिनट घंटा वाला सुई है और ये मिनट वाला सुई है। तो इसमें बोला है यदि मिनट वाली सुई पूरब की ओर है, यानी हमको इस तरह से किया हुआ है, ये मेरा पूरब है, पूरब का मतलब ये ईस्ट है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब मैंने क्या बताया है कि उत्तर के बाएं साइड हमेशा पश्चिम होता है, तो ये पश्चिम है, इसका मतलब है कि यहाँ एन होगा, एन के बाएं साइड पश्चिम और एन के दाएं साइड पूरब, और ये मेरा साउथ हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई मेरा यहाँ पर है, और अभी मैंने बताया कि ये दोनों के बीच, ये नहीं, ये मेरा उत्तर है और ये मेरा पूरब है, यानी उत्तर और पूरब के बीच है, तो उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अपनी घड़ी में शाम 3:45 का समय देखता है। घंटे वाली सुई पूरब की ओर इंगित करती है और मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है। तो लड़का किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर ही पहले 3:45 टाइमिंग कर देते हैं। 3:45 यानी ये मेरा 12 हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 3:45 का मतलब यहाँ पर ये 45 मिनट वाला सुई हो जाएगा और ये 3 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला, घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, तो ये घंटे वाली सुई है, यानी ये मेरा घंटे वाली सुई है, तो ये पूरब हो जाएगा, तो ये मेरा पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद बोला मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर है, मिनट वाली सुई और मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर इंगित करता है, और ये मिनट वाली सुई है, तो ये क्या है, पश्चिम की ओर है। तो लड़का किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, ये पश्चिम की ओर हो जाएगा, तो यहाँ पर ही मेरा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो इसके बीच में हमारा उत्तर हो जाएगा, ये मेरा उत्तर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाता है। तो ये सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये आप लोग क्या कीजिए, इसको होमवर्क के रूप में है, आप लोग इसे SW के रूप में बनाइए और अपना आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, उपरोक्त अनुक्रम में लुप्त आकृति ज्ञात करना। ये आपको 4 आकृति दिया हुआ है, तो बताना कि यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें अंदर डॉट डॉट जो ब्लैक दिया वो कलर किया हुआ है, तो 2 4 1 5 है, कितने हैं, 5 हैं, और ऊपर 2 वाइट हैं। तब यहाँ से ऐसे आया, तो इसमें क्या हो गया कि 5 डॉट था तो 4 हो गया, यहाँ पर 2 था डॉट, ये 3 हो गया, 3 से फिर ये 4 हो गया, 4 से ये 5 हो गया, यानी बाहर हमको अभी 6 होना चाहिए। तो 6 काउंटिंग करेंगे, ये 2 4 6 है, 2 4 5 ये गलत,
2, 4, 5 ये सभी गलत है, यानी बॉक्स नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना। इसमें आपको अगली संख्या बताना है। 320 है, उसके बाद 290 है, उसके बाद 260 है। तो यहाँ पर संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैं चेक करके देखूँगा कितना घट रहा है। तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 130 माइनस हुआ। फिर ये 0 में से 0 गया 0, ये गलत, ये नहीं आएगा, 30 ही आएगा। 0 में से 0 गया, फिर 9 में से 6 हो गया 3, यानी सभी में -30 हो रहा है। तो यहाँ भी 30 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 माइनस करेंगे तो 230 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला अगली संख्या होगी। इसमें आपको 45 दिया हुआ है, उसके बाद 54 दिया हुआ है, फिर 65 दिया हुआ है, उसके बाद 78 दिया हुआ। तो नंबर सीरीज में मैंने बताया है कि यदि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पर हमेशा प्लस होगा। यदि धीरे धीरे कम हो रहा है नंबर, इसका मतलब वहाँ पर माइनस होगा। यदि नंबर एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर मल्टीपल होगा, या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। तो यहाँ पर मेरा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 100% प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना इसमें प्लस करेंगे, तो 14 में से 5 गया 9 हो गया, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी हमको यहाँ 9 2 11, 11 2 13, तो अब 15 बढ़ेगा। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 7 1 8 1 9, 93। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं यहां पर उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, और ये कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हो चुका है। यदि आप लोग SSC MTS CGL कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। यदि 25 क्वेश्चन है तो आप 25 में से 25 भी नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। मतलब ये 4 वो चित्र दिया हुआ है, इनमें से कोई एक डिफरेंट है, तो उसी को आपको बताना है। तो देखिए ये सर्किल है, तो सर्किल के एक डॉट वाले सर्किल है, एक बाहर त्रिभुज है तो त्रिभुज अंदर है, ये अर्धवृत्त है तो अंदर भी अर्धवृत्त है। अगर बाहर मेरा षटभुज है तो अंदर भी षटभुज होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये पंचभुज है, यानी बॉक्स नंबर डी जो है वो मेरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए समूह से विषम आकृति चुनिए। अब ये देखिए ये पंचभुज है तो 5 को तीर लगा हुआ है, ये त्रिभुज है तो 3 को तीर लगा हुआ है, ये चतुर्भुज यानी वर्ग है इसमें 4 है, ये षटभुज है तो 6 है, यानी सभी में तो जो डायग्राम बना हुआ उतना हमको एरो दिया हुआ, बस अंतर क्या है कि ये सभी के सभी भुजा पर बना हुआ। ये देखिए ये भी भुजा पर है, ये भी भुजा पर, लेकिन ये जो बना हुआ ये शीर्ष यानी कोना पर बना हुआ। ये सभी कहाँ पर बना हुआ, भुजा पर, और ये कोना पे बना हुआ, इसका मतलब ये वाला गलत है, यानी बॉक्स नंबर ए जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि अल्फ़ाबेट जैसे ए से लेकर जेड तक होता है तो आप लोग नंबर याद रखिए, सभी का सभी नंबर याद रखिए और सभी का अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग इसे याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी और जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ए सी ई का संबंध जो है एफ एच जे से दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये 1 होता है, ये 3 होता है, ई 5 होता है, एफ 6 होता है, एच 8 होता है और जे 10 होता है। इसी तरीक़ा से आपको सारे अल्फ़ाबेट के नंबर याद करना है। अब देखिए 1 से 6 हुआ, इसका मतलब इसमें 5 ऐड हुआ,
3 से 8 हुआ यानी इसमें भी 5 ऐड हुआ, 5 से 10 हुआ यानी इसमें भी 5 ऐड हुआ, यानी सभी में क्या हो रहा है 5 ऐड हो रहा है। अब आपको O Q S दिया हुआ है, इसका बताना है। तो O जो होता है ये 15 है, Q 17 है, S 19 है, और सभी में क्या करना है +5 ऐड करना है। सभी में कितना ऐड करना है +5 ऐड करेंगे। तो 15 5 20, 17 5 22, 19 5 24। अब देखिए नंबर तो हो गया, तो 20 जो होता है वो T का होता है, 22 जो होता है वो V का होता है, और 24 जो होता है वो X का होता है, यानी TVX। TVX ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग A से लेकर Z तक सारे अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिए और सारे अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिए, तब जाके आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को आप लोग हमेशा शुरू से लास्ट तक यदि आप लोग देखते हैं तो आप लोग एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चन सीख जाएंगे, जो कि सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये एक वीडियो में आप लोग 20 क्वेश्चन आसानी से सीख जाइएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको CD बराबर आपको क्या दिया हुआ है GA दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया है, पहले आप नंबर लिख लीजिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, और ये 1 है। तो ये कितना इसमें ऐड हुआ, यहाँ पर ये +4 ऐड हुआ। अब ये कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है -3, यानी एक बार +4 हो रहा है और एक बार -3 हो रहा है। तो ये आपको P और Q दिया हुआ है। तो P होता है 16, Q होता है 17। तो इसमें 4 ऐड करेंगे और इसमें -3 करेंगे। तो 16 4 20, और 17 में से 3 गया 14। तो 20 होता है T और ये होता है N, TN। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।